नमस्ते दोस्तों, TUV ग्लोबल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकली यूजफुल टॉपिक RCA यानी रूट कॉज एनालिसिस के बारे में। इंडस्ट्री में जब भी कोई प्रॉब्लम या नॉन कन्फॉर्मेंस होती है तो हम अक्सर सिर्फ उसके सिम्टम्स को ठीक करने में लग जाते हैं। लेकिन असली इंप्रूवमेंट तब पॉसिबल होती है जब हम उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं, यानी रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। इस पूरे सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि रूट कॉज एनालिसिस क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है और RCA के पॉपुलर टूल्स जैसे 5 Why, फिशबोन डायग्राम, परेटो एनालिसिस आदि को कैसे प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। रूट कॉज एनालिसिस RCA पर इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रूट कॉज एनालिसिस यानी RCA होती क्या है और इसका पर्पस क्या है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आना बिल्कुल नॉर्मल बात है। मशीन ब्रेक डाउन हो सकता है, डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, डिलीवरी डिले हो सकती है, मतलब इश्यूज तो हर जगह आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं। ज्यादातर बार हम सिर्फ सिम्टम्स यानी जो ऊपर से दिख रहा है उसे ठीक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मशीन बार बार ब्रेक डाउन हो रही है तो हम बस पार्ट बदल देते हैं या टेम्पररी रिपेयर कर देते हैं। लेकिन RCA हमें सिखाता है कि ये प्रॉब्लम बार बार हो क्यों रही है, यानी कि असली कारण क्या है, रूट कॉज क्या है। रूट कॉज एनालिसिस एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो हमें प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने में मदद करती है। इसका में गोल ये होता है कि वही गलती या डिफेक्ट दोबारा ना हो। मतलब हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते बल्कि उसे परमानेंटली एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम के रियल कॉज को आइडेंटिफाई करके उसे एड्रेस करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कल्चर बनता है जहां लोग डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं, हर इशू को लॉजिकली एनालाइज करते हैं और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इससे दो बहुत बड़ी चीजें होती हैं। पहली, प्रोसेसेस ज्यादा रिलायबल बनती हैं और दूसरी, टीम में अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप बढ़ती है। RCA एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को रिएक्टिव अप्रोच से निकालकर प्रोएक्टिव और लर्निंग ओरिएंटेड कल्चर की तरफ ले जाती है, जहां हर समस्या को एक इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है। वाई रूट कॉज एनालिसिस। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, रूट कॉज एनालिसिस की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अक्सर हम उसका टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम दिख रही है उसी को ठीक कर देते हैं, लेकिन असली कारण को नजरअंदाज कर देते हैं। और यही वजह होती है कि वही प्रॉब्लम कुछ समय बाद फिर से दोहराई जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी प्रोसेस में डिफेक्ट बार बार आ रहा है तो हम इंस्पेक्शन बढ़ा देते हैं या डिफेक्टिव पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि डिफेक्ट बार बार क्यों आ रहा है। क्या प्रोसेस में कोई गैप है, क्या ऑपरेटर को सही ट्रेनिंग नहीं मिली, या फिर डिजाइन या मेंटेनेंस में कोई कमी है। रूट कॉज एनालिसिस हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ करेक्शन पर नहीं बल्कि प्रिवेंशन पर फोकस किया जाए, यानी समस्या को दोबारा होने से रोक दिया जाए। जब हम RCA अप्रोच अपनाते हैं तो हम समय, मेहनत और रिसोर्सेस तीनों बचाते हैं, क्योंकि हम बार बार एक ही गलती को ठीक करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। साथ ही RCA से हमें अपने प्रोसेस की कमजोरियां, प्रोसेस वीकनेसेस भी समझ में आती हैं, जिससे हम उन्हें सिस्टमैटिकली इंप्रूव कर पाते हैं। RCA सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टूल नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और लर्निंग कल्चर को प्रमोट करता है। जब इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो ये किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS का हिस्सा बन जाता है। और यही RCA की असली ताकत है। ये हर प्रॉब्लम को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी में बदल देता है, जिससे पूरी टीम और मजबूत बनती है। अगर हम इसे समराइज करें तो RCA रिपीटेड फेलियर्स को कम करता है क्योंकि ये प्रॉब्लम के रूट कॉज को एड्रेस करता है। एफिशिएंसी, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। टीम्स में एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स को मजबूत बनाता है और ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस की कल्चर को सपोर्ट करता है। इसलिए कहा जाता है, ए प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। RCA वही क्लैरिटी देता है जिससे हम सिर्फ फायर फाइटिंग नहीं करते बल्कि सस्टेनेबली ग्रो करते हैं। डेफिनेशन ऑफ RCA। तो अब तक हमने समझा कि रूट कॉज एनालिसिस की जरूरत क्यों होती है, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, RCA की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है।
सीधी भाषा में कहें तो रूट कॉज एनालिसिस आरसीए एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसका उद्देश्य है किसी भी प्रॉब्लम या डिफेक्ट के असल कारण अंडरलाइंग रीजन को पहचानना। यानी वो रीजन जिसकी वजह से प्रॉब्लम पहली बार हुई। ये सिर्फ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड पर ध्यान नहीं देता, बल्कि ये पूछता है ये हुआ क्यों, व्हाई डिड दिस हैपन। और यही डिफरेंस आरसीए को बाकी करेक्टिव एक्शन से अलग बनाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी प्रोडक्ट में बार बार डिफेक्ट आ रहा है तो आरसीए ये नहीं पूछेगा कि डिफेक्ट कितनी बार आया, बल्कि ये पूछेगा कि डिफेक्ट बार बार आने की जड़ क्या है। क्या प्रोसेस कंट्रोल में गैप है, क्या रॉ मटेरियल में वेरिएशन है, या फिर ऑपरेटर ट्रेनिंग में कमी है। जब हम आरसीए करते हैं तो हमारा गोल होता है कि उस रूट कॉज को परमानेंटली एलिमिनेट किया जाए। मतलब सिर्फ टेम्पररी करेक्शन नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन। इसी कारण आरसीए को किसी भी इंप्रूवमेंट प्रोसेस का बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन को टेम्पररी फिक्सेस से परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जाता है। रूट कॉज एनालिसिस हमेशा स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन और डेटा बेस्ड रीजनिंग पर आधारित होती है। मतलब डिसीजंस इमोशंस या गेसवर्क से नहीं, बल्कि फैक्ट्स और एविडेंस से लिए जाते हैं। और यही अप्रोच ऑपरेशंस में रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी लाती है। अगर हम इसे समराइज करें तो आरसीए पूछता है व्हाई डिड दिस हैपन बजाय व्हाट हैपन के। इसका एम होता है प्रॉब्लम के ट्रू कॉज को ढूंढकर उसे एलिमिनेट करना। ये शॉर्ट टर्म करेक्शन की जगह लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन पर फोकस करता है। आरसीए फैक्ट बेस्ड एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग को एनकरेज करता है, और ये इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग तथा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की फाउंडेशन बनाता है। तो याद रखिए, जब तक हम प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंचते, इंप्रूवमेंट कभी सस्टेनेबल नहीं होती। और यही आरसीए का को फिलॉसफी है, फिक्स द कॉज नॉट जस्ट द इफेक्ट। टाइप्स ऑफ कॉजेस। अब जब हमें ये समझ आ गया कि रूट कॉज एनालिसिस का मतलब है किसी प्रॉब्लम के असली कारण तक पहुंचना, तो अगला लॉजिकल स्टेप है ये जानना कि ये कॉजेस होते कितने प्रकार के हैं। हर प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम कई अलग अलग कारणों से पैदा हो सकती है। अगर हम ये नहीं समझते कि कारण किस नेचर का है, तो हम सही करेक्टिव एक्शन चुन ही नहीं पाएंगे। इसलिए आरसीए में कॉज की सही पहचान, नेचर ऑफ कॉज, बहुत जरूरी होती है। रूट कॉजेस को आमतौर पर 3 मुख्य कैटेगरीज में बांटा जाता है: फिजिकल कॉज, ह्यूमन कॉज और ऑर्गेनाइजेशनल कॉज। कई बार ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं, जिससे एक प्रॉब्लम के पीछे कई रूट कॉजेस होते हैं। चलिए इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फिजिकल कॉज, ये वो कारण होते हैं जो किसी टेंजिबल या टेक्निकल फेलियर से जुड़े होते हैं, जैसे मशीन ब्रेक डाउन होना, कंपोनेंट का क्रैक आना, टूल का वेयर आउट होना या मटेरियल डिफेक्ट आना। इन केसेस में प्रॉब्लम फिजिकली दिखाई देती है, लेकिन रीजन प्रोसेस के कंट्रोल या मेंटेनेंस से जुड़ा होता है। ह्यूमन कॉज, ये कॉज व्यक्ति के एक्शंस या गलतियों से संबंधित होता है, जैसे ऑपरेटर ने कोई स्टेप स्किप कर दिया, इंस्ट्रक्शन को गलत समझ लिया, या प्रोसेस को सही सीक्वेंस में फॉलो नहीं किया। कभी कभी ये गलती इंटेंशन से नहीं, बल्कि लैक ऑफ क्लैरिटी या फटीग की वजह से भी होती है। इसलिए आरसीए में ये समझना जरूरी है कि गलती क्यों हुई, व्यक्ति ने ऐसा किया कैसे, और उसके पीछे कौन सी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल थी। ऑर्गेनाइजेशनल कॉज, अब ये सबसे गहरा और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला कारण होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉजेज उन सिस्टमिक इश्यूज से जुड़े होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन गैप, अनक्लियर प्रोसीजर्स, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, अनरियलिस्टिक टारगेट्स या मैनेजमेंट सपोर्ट की कमी। अगर ये सही से एड्रेस न हो तो ह्यूमन या फिजिकल कॉजेज बार बार रिपीट होते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक ही प्रॉब्लम में ये तीनों कॉजेज आपस में जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी मशीन में डिफेक्ट आया तो शायद मेंटेनेंस डिले हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल कॉज। ऑपरेटर ने टाइमली रिपोर्ट नहीं किया, ह्यूमन कॉज। और टूल डैमेज हो गया, फिजिकल कॉज। इसलिए इफेक्टिव आरसीए का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि प्रॉब्लम कहाँ हुई, बल्कि ये समझना होता है कि किस प्रकार के कारण, कॉज टाइप ने फेलियर को ट्रिगर किया। जब हम सही कॉज टाइप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम ऐसी स्ट्रॉन्ग करेक्टिव एक्शंस डिजाइन कर पाते हैं जो प्रॉब्लम को दोबारा होने से रोकती हैं। आरसीए प्रोसेस ओवरव्यू। अब तक हमने ये समझा कि किसी भी प्रॉब्लम के पीछे अलग अलग प्रकार के कॉजेज हो सकते हैं, फिजिकल, ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशनल। अब सवाल ये है कि इन कॉजेज तक पहुंचा कैसे जाए, यानी आरसीए को प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है। यही समझने के लिए अब हम बात करेंगे आरसीए प्रोसेस ओवरव्यू की। रूट कॉज एनालिसिस कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं होती, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो हमें एक क्लियर रोड मैप देता है।
जिससे हम किसी प्रॉब्लम को लॉजिकली एनालाइज करके उसके एक्चुअल कॉज तक पहुंच सकें। इस प्रोसेस में हर स्टेप का अपना महत्व होता है, क्योंकि हर स्टेप ये सुनिश्चित करता है कि इन्वेस्टिगेशन फैक्ट बेस्ड, सिस्टमैटिक और थरा हो। अगर हम सीक्वेंस फॉलो नहीं करते तो अक्सर हम जल्दी में किसी गलत कॉज को रूट कॉज मान लेते हैं और फिर वही प्रॉब्लम दोबारा सामने आ जाती है। तो चलिए जानते हैं आरसीए प्रोसेस के मुख्य स्टेप्स को एक एक करके। प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना। सबसे पहले प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफाइन करना जरूरी है। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और कितना इम्पैक्ट पड़ा, इन सब का डेटा इकट्ठा करें। जितनी क्लैरिटी यहाँ होगी, आरसीए उतनी ही एक्यूरेट होगी। एविडेंस और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। इसके बाद रेलेवेंट डेटा और ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे इंस्पेक्शन रिजल्ट्स, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, ऑपरेटर फीडबैक या प्रोडक्शन डेटा। ये सारे फैक्ट्स हमें प्रॉब्लम की सही दिशा में सोचने में मदद करते हैं। पॉसिबल कॉजेज को आइडेंटिफाई और वेरीफाई करना। अब टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है ताकि सभी पॉसिबल कॉजेज की लिस्ट बनाई जा सके। फिर डेटा और एनालिसिस के जरिए ये वेरीफाई किया जाता है कि एक्चुअल रूट कॉज कौन सा है। यहाँ टूल्स जैसे 5 वाई एनालिसिस, फिशबोन डायग्राम या परेटो चार्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस डेवलप और इम्प्लीमेंट करना। जब रूट कॉज कंफर्म हो जाता है तब टीम ऐसे एक्शंस प्लान करती है जो ना सिर्फ करंट प्रॉब्लम को ठीक करे बल्कि फ्यूचर में उसे दोबारा होने से रोके। रिजल्ट्स को वेरीफाई करना और लर्निंग्स शेयर करना। फाइनल स्टेप में ये चेक किया जाता है कि लिए गए एक्शंस इफेक्टिव हैं या नहीं। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं तो इंप्रूवमेंट को स्टैंडर्डाइज किया जाता है और लर्निंग्स को पूरी टीम या ऑर्गेनाइजेशन में शेयर किया जाता है। इस तरह एक वेल डिफाइंड आरसीए प्रोसेस न केवल करंट इश्यू को सॉल्व करती है बल्कि टीम की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी मजबूत बनाती है, ताकि फ्यूचर चैलेंजेस को भी कॉन्फिडेंटली हैंडल किया जा सके। प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आरसीए प्रोसेस के सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप की। वो है प्रॉब्लम डेफिनेशन, यानी प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफाइन करना। किसी भी इन्वेस्टिगेशन में अगर स्टार्टिंग ही क्लियर नहीं होगी तो पूरी प्रोसेस गलत दिशा में जा सकती है। इसलिए कहा जाता है, ए प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। मतलब अगर प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ लिया जाए तो उसका आधा समाधान यहीं से शुरू हो जाता है। रूट कॉज एनालिसिस में सबसे पहले हमें यह तय करना होता है कि असल में इश्यू है क्या। एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हमें डायरेक्शन देती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कंफ्यूजन से बचाती है। अगर प्रॉब्लम वेग या इनकम्प्लीट होगी तो टीम गलत कॉज के पीछे टाइम और रिसोर्सेज दोनों वेस्ट कर देगी। तो प्रॉब्लम डिफाइन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्रॉब्लम को क्लियर और मेजरेबल टर्म्स में लिखें, यानी क्वालिटी खराब है, ये वेग स्टेटमेंट है, लेकिन प्रोडक्ट ए में डायमेंशन एक्स का डिविएशन जोड़ या घटाव 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा है, ये क्लियर और मेजरेबल है। जरूरी डिटेल्स शामिल करें, जैसे प्रॉब्लम कब हुई, कहाँ हुई और कितनी बार रिपीट हुई। ये इन्फॉर्मेशन हमें पैटर्न समझने में मदद करती है। ब्लेम या इमोशनल स्टेटमेंट से बचें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में किसी व्यक्ति को दोष देने या ओपिनियन लिखने की जरूरत नहीं होती। हमारा फोकस सिर्फ फैक्ट्स पर होना चाहिए, फीलिंग्स पर नहीं। प्रॉब्लम को डेटा, फोटोज या रिपोर्ट से सपोर्ट करें। असम्पशंस या अंदाजे आरसीए को कमजोर बना देते हैं, इसलिए हमेशा एविडेंस पर भरोसा करें, जैसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, इमेजेस, टेस्ट रिजल्ट्स या प्रोसेस लॉग्स। जब हम इशू को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करते हैं तो हमें पैटर्न्स पहचानना आसान होता है और अगले स्टेप्स में डीपर एनालिसिस के लिए सही दिशा मिलती है। इसलिए याद रखिए, प्रॉब्लम डेफिनेशन आरसीए की फाउंडेशन है। अगर ये स्टेप मजबूत हुआ तो पूरी एनालिसिस इफेक्टिव होगी, और अगर यही गलती हुई तो पूरा आरसीए गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस। तो दोस्तों, अब जब हमने प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन कर लिया है, अगला स्टेप है डेटा कलेक्शन और एनालिसिस, यानी सही एविडेंस इकट्ठा करना और उसका तार्किक विश्लेषण करना। देखिए, रूट कॉज एनालिसिस में डिसीजंस फैक्ट्स पर आधारित होने चाहिए, ओपिनियंस पर नहीं। कई बार हम अंदाजे लगाते हैं कि शायद ये रीजन होगा, लेकिन जब डेटा एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि असली कारण कुछ और ही था। इसलिए कहा जाता है, विदाउट डेटा यू आर जस्ट अनदर पर्सन विद एन ओपिनियन। डेटा कलेक्शन का मेन उद्देश्य है इशू को हर एंगल से समझना। क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और उसके पीछे कौन से फैक्टर्स जुड़े हैं। जितना एक्यूरेट और कंप्लीट डेटा होगा उतनी सटीक हमारी एनालिसिस होगी।
पुअर क्वालिटी डेटा आरसीए को कंफ्यूज कर देती है और गलत करेक्टिव एक्शन तक ले जा सकती है। अब इस स्टेप में कुछ चीजें ध्यान रखने लायक हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह का डेटा कलेक्ट करें, यानी सिर्फ नंबर्स या रिपोर्ट्स ही नहीं, बल्कि ऑपरेटिव फीडबैक, फोटोज और ऑब्जर्वेशंस भी लें। सही टूल्स का इस्तेमाल करें, जैसे चेक शीट्स, ट्रेंड चार्ट्स या प्रोसेस लॉग्स। ये टूल्स पैटर्न्स और वेरिएशंस दिखाने में मदद करते हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम को इन्वॉल्व करें। प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, हर डिपार्टमेंट की इनपुट जरूरी है क्योंकि प्रॉब्लम मल्टी डायमेंशनल हो सकती है। डेटा वेरीफाई करें। गलत या इनकम्प्लीट डेटा आरसीए को गलत दिशा में भेज देता है, इसलिए हर फिगर और ऑब्जर्वेशन क्रॉस चेक करें। पैटर्न्स और कॉरेलेशंस पर ध्यान दें। डेटा को एनालाइज करते वक्त देखें कि किस इवेंट के बाद फेलियर रिपीट हुआ, कौन से पैरामीटर्स बदलने से इश्यू ट्रिगर हुआ। यही क्लूज हमें रूट कॉज की ओर ले जाते हैं। तो याद रखिए, डेटा आरसीए की बैकबोन है। जितना मजबूत एविडेंस होगा, उतना भरोसेमंद कंक्लूजन मिलेगा, और बिना सही डेटा के आरसीए एक अंधा गैसवर्क बनकर रह जाएगा। आइडेंटिफाई और वेरीफाई रूट कॉज। अब हम पहुंच गए हैं आरसीए प्रोसेस के सबसे क्रिटिकल और लॉजिकल हिस्से पर, यानी रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन। अब तक हमने प्रॉब्लम डिफाइन की और डेटा कलेक्ट करके एनालाइज किया। अब बारी है ये समझने की कि असल में प्रॉब्लम क्यों हुई। यही क्यों आरसीए का दिल है, क्योंकि जब तक हम सही कारण नहीं समझेंगे, तब तक हर करेक्टिव एक्शन सिर्फ सरफेस लेवल फिक्स बनकर रह जाएगा। इस स्टेज में हमें सभी पॉसिबल कॉजेस पर विचार करना होता है और फिर लॉजिकली फिल्टर करना होता है कि कौन सा कारण सिर्फ सिम्टम है और कौन सा असली रूट कॉज है। इसके लिए दो बहुत यूजफुल टूल्स हैं। 5 Whys टेक्निक। इसमें हम बार बार वाई पूछते हैं जब तक हमें वो फंडामेंटल रीजन नहीं मिल जाता जो पूरी तरह से एक्सप्लेन करे कि फेलियर हुआ क्यों। हर वाई पिछले जवाब पर आधारित होता है, जिससे रीजनिंग गहराई तक जाती है। फिशबोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम, ये एक विजुअल टूल है जो कॉज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जैसे मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट और एनवायरनमेंट। इससे टीम को सिस्टमैटिकली हर फैक्टर एनालाइज करने में मदद मिलती है। अब जब पोटेंशियल रूट कॉज मिल जाए, तो उसे बस मान लेना ही काफी नहीं, उसे वेरीफाई करना जरूरी है। वेरिफिकेशन का मतलब है ये साबित करना कि अगर इस कॉज को हटाया जाए तो प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। यानी हर सस्पेक्टेड कॉज को डेटा, ऑब्जर्वेशन और प्रोसेस कंडीशन से वैलिडेट करें। कुछ की बातों का ध्यान रखें। ब्रेनस्टॉर्म करें एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स के साथ ताकि हर एंगल कवर हो सके। हर सस्पेक्टेड कॉज को डेटा के अगेंस्ट चेक करें। सरफेस लेवल या अनवेरिफाइड कॉजेस को एलिमिनेट करें। रूट कॉज को एविडेंस से कंफर्म करें, तभी करेक्टिव एक्शन इफेक्टिव होगा। तो याद रखिए, आइडेंटिफाई करना स्किल है, लेकिन वेरीफाई करना डिसिप्लिन है। जब कॉज प्रूवन हो जाता है, तभी हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, यस, दिस इज द रियल रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम। डेवलप करेक्टिव एक्शंस। अब जब हमने रूट कॉज को आइडेंटिफाई और वेरीफाई कर लिया है, तो अब बारी है आरसीए प्रोसेस के सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्से की, यानी करेक्टिव एक्शंस डेवलप करने की। रूट कॉज एनालिसिस का असली मकसद सिर्फ कारण ढूंढना नहीं होता, बल्कि उस कारण को हमेशा के लिए खत्म करना होता है। और ये तभी संभव है जब करेक्टिव एक्शंस डायरेक्टली वेरीफाइड कॉज पर टारगेट करें, ना कि उसके विजिबल इफेक्ट्स पर। इसलिए हमेशा याद रखें, डोंट ट्रीट द सिम्टम, ट्रीट द कॉज। मतलब जो दिखाई दे रहा है वो इफेक्ट है, लेकिन जो छिपा हुआ है वही असली कारण है। हमें उसी पर एक्शन लेना है। अब करेक्टिव एक्शंस डिजाइन करते समय कुछ पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। एक्शन ऐसा होना चाहिए जो रूट कॉज को स्पेसिफिकली एड्रेस करे। अगर कॉज ऑपरेटर एरर था तो ट्रेनिंग दीजिए। अगर कॉज मशीन इश्यू था तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान बनाए। अगर कॉज अनक्लियर इंस्ट्रक्शन था तो सॉफ्ट रिवाइज कीजिए। हर एक्शन को एवेल्युएट करें, देखें कि वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल है या नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, और क्या उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा या नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और टाइमलाइन क्लियर करें। हर करेक्टिव एक्शन के लिए तय होना चाहिए कि कौन करेगा और कब तक करेगा। ये क्लैरिटी अकाउंटेबिलिटी बनाती है और इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ रखती है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सभी स्टेकहोल्डर्स को एक्शंस के बारे में क्लियरली बताएं ताकि कंफ्यूजन ना हो और हर व्यक्ति अपनी भूमिका समझ सके। डॉक्यूमेंटेशन और ट्रैकिंग करें। हर चेंज को डॉक्यूमेंट करें, क्या किया गया, कब किया गया और उसका रिजल्ट क्या रहा। ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत काम आता है और ऑडिट रेडीनेस भी बनाता है। तो संक्षेप में कहें,
एक वेल प्लान्ड करेक्टिव एक्शन ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बल्कि पूरी प्रोसेस को और भी बेहतर बना देता है, क्योंकि हर करेक्टिव एक्शन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का स्टेप होता है। वेरीफाई और सस्टेन इंप्रूवमेंट्स। अब जब हमने करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट कर दिए हैं, तो अगला क्रूशियल स्टेप है वेरीफाई और सस्टेन इंप्रूवमेंट्स। देखिए, करेक्टिव एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो गई। हमें यह एंश्योर करना होता है कि एक्शन वाकई में काम कर रहा है और इश्यू दोबारा रिपीट ना हो। इसलिए मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन आरसीए प्रोसेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस स्टेप में हमें क्या करना होता है? प्रोसेस को मॉनिटर करें। करेक्टिव एक्शंस के इंप्लीमेंट होने के बाद प्रोसेस पर लगातार नजर रखें। देखें कि प्रॉब्लम रिपीट हो रही है या नहीं। रिजल्ट्स वेरीफाई करें। डेटा, फीडबैक या परफॉर्मेंस ट्रेंड्स का यूज करके ये कंफर्म करें कि सॉल्यूशन इफेक्टिव है। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। रिविजिट और रिवाइज करें। अगर प्रॉब्लम फिर से सामने आती है तो टीम को एनालिसिस रिविजिट करना होगा और करेक्टिव एक्शंस को एडजस्ट करना होगा। यानी आरसीए एक कंटिन्यूअस लूप है। एक बार प्रॉब्लम फिक्स होने के बाद भी विजिलेंस जरूरी है। इंप्रूवमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करें। सक्सेसफुल सॉल्यूशंस को सॉप्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंक्लूड करें। इससे फ्यूचर में सिमिलर प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो जाएंगी। लर्निंग्स शेयर करें। टीम या ऑर्गेनाइजेशन में लेसन्स लर्न को शेयर करें। इससे नॉलेज बढ़ती है और बाकी एरियाज में भी ऐसी प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है। तो याद रखिए, वेरीफाई करना एक्शन का प्रूफ है और सस्टेन करना इंप्रूवमेंट का फाउंडेशन। इसी प्रोसेस से आरसीए सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर को प्रमोट करती है। कॉमन आरसीए टूल्स। अब जब हमने आरसीए का पूरा प्रोसेस समझ लिया, प्रॉब्लम डिफाइन करने से लेकर करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट और इंप्रूवमेंट सस्टेन करने तक, तो अगला स्टेप है कॉमन आरसीए टूल्स की बात करना। रूट कॉज एनालिसिस को और स्ट्रक्चर्ड, विजुअल और इफेक्टिव बनाने के लिए कई टूल्स अवेलेबल हैं। ये टूल्स टीम को मदद करते हैं डेटा एनालाइज करने में, पैटर्न्स पहचानने में और पोटेंशियल कॉजेस को लॉजिकली नैरो डाउन करने में। सही टूल का चुनाव प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी और अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। इन टूल्स के इस्तेमाल से केवल एक्यूरेसी नहीं बढ़ती, बल्कि टीम कोलैबोरेशन और अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होती है। कॉम्प्लेक्स इश्यूज आसान हो जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन हमेशा ऑब्जेक्टिव और फैक्ट ड्रिवन रहती है। आइए कुछ कॉमन टूल्स देखते हैं। 5 वाइज एनालिसिस सिंपल और बहुत इफेक्टिव मेथड है जो रिपीटेडली वाई पूछकर को कॉज तक पहुंचता है। फिशबोन इशिकावा डायग्राम ये कॉजेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जैसे मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट और एनवायरनमेंट। इससे हम सिस्टमैटिकली हर फैक्टर को एनालाइज कर सकते हैं। परेटो एनालिसिस 80/20 रूल पर आधारित ये टूल हमें बताता है कि कौन से इश्यूज सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं। मतलब कुछ की प्रॉब्लम्स पूरी समस्या का मेजर हिस्सा क्रिएट करती हैं। FMEA फेलियर मोड और इफेक्ट्स एनालिसिस यह एंटिसिपेट करने में मदद करता है कि कोई पोटेंशियल फेलियर हो सकता है और उसका इंपैक्ट क्या होगा। इससे प्रिवेंटिव एक्शंस प्लान करना आसान हो जाता है। फ्लोचार्ट्स प्रोसेस मैपिंग प्रोसेस के हर स्टेप को विजुअलाइज करके देखा जाता है कि इश्यू कहां से ओरिजिनेट हुआ। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को समझने और प्रॉब्लम का सोर्स पिनपॉइंट करने में मदद करता है। तो याद रखिए, आरसीए टूल्स सिर्फ एनालिसिस को आसान नहीं बनाते, बल्कि टीम को लॉजिकल, स्ट्रक्चर्ड और एविडेंस बेस्ड डिसीजंस लेने में भी गाइड करते हैं। समरी। तो दोस्तों, अब हम अपने आरसीए ट्रेनिंग सेशन का समरी देखेंगे। रूट कॉज एनालिसिस एक पावरफुल अप्रोच है जो किसी भी प्रॉब्लम के असली कारण तक पहुंचने में मदद करता है। यह ऑर्गेनाइजेशंस को केवल शॉर्ट टर्म फिक्सेस तक सीमित नहीं रखता, बल्कि लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। आरसीए के जरिए टीम्स डेटा, लॉजिक और स्ट्रक्चर्ड मेथड्स का इस्तेमाल करके इंश्योर करती हैं कि सिमिलर इश्यूज दोबारा रिपीट न हो। इस प्रोसेस से सिर्फ प्रोसेस रिलायबिलिटी इंप्रूव नहीं होती, बल्कि कंटिन्यूअस लर्निंग और अकाउंटेबिलिटी की कल्चर भी बिल्ड होती है। जब आरसीए को नियमित रूप से प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये सोचने का एक हैबिट बन जाता है जो हर रोज के प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट में बदल देता है। की पॉइंट्स को याद रखें। Focuses on finding and eliminating the true cause of issues. Prevents recurrence or enhances process efficiency. Promotes data-driven decision-making और teamwork. Strengthens continuous improvement culture. तो दोस्तों, आज की रूट कॉज एनालिसिस ट्रेनिंग यही समाप्त होती है।
हमने जाना कि आरसीए क्या है, क्यों जरूरी है और स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्रॉब्लम डेफिनेशन से लेकर डेटा कलेक्शन, रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन, करेक्टिव एक्शंस और इम्प्रूवमेंट्स सस्टेन करने तक। साथ ही हमने कॉमन आरसीए टूल्स और उनके फायदे भी समझे। मुझे उम्मीद है कि अब आप आरसीए को आसानी से समझ सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन या टीम में इफेक्टिवली अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको ये ट्रेनिंग यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि कौन सा स्टेप आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा या आप किस टॉपिक पर अगली ट्रेनिंग चाहते हैं। याद रखिए, फिक्स द कॉज नॉट जस्ट द इफेक्ट। इस सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो करके आप अपनी प्रोसेसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में।